कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी। कौन कर रहा था ये तैयारी? ये कहना कि आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी, ये ठीक नहीं है। फिर ये एक बात चली पार्टी के कुछ हलकों में कि क्यों ना अटल जी ही राष्ट्रपति बन जाएं। अब जब स्वाभाविक है अटल जी राष्ट्रपति बनेंगे तो प्रधानमंत्री तो फिर आडवाणी जी नहीं बनना है, नंबर 2 भी थे, उनके सहयोगी भी थे। अटल जी का एक बयान जब उन्होंने कहा था ना टायर्ड ना रिटायर्ड, वो किस संदर्भ में था? स्वर उठने लगे थे कि अब आडवाणी और अटल को रिटायर हो जाना चाहिए, और ये बात उस समय सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने कही थी। तो उसके फिर उन्होंने जवाब में अपने एक भाषण में कह दिया था कि ना टायर ना रिटायर, कि जब अटल जी का निधन हुआ तो पूरी कोशिश की गई थी कुछ राजनीतिक शक्तियों द्वारा कि उनकी विरासत को हम हथिया लें। दिखाने की कोशिश की गई थी कि अटल जी तो भारतीय जनता पार्टी में भी असहज थे और संघ से तो उनके संबंध अच्छे नहीं थे। उनकी शव यात्रा के साथ 12 किलोमीटर पैदल चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह ने ये दिखा दिया कि अटल जी की आत्मा कहाँ बसती थी। कभी कोई देश का प्रधानमंत्री या इतना बड़ा नेता सुरक्षा की परवाह ना करते हुए दरियागंज जैसे एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से 12 किलोमीटर पैदल चलता है शव यात्रा के, तो ये कोई उस तरह की अटल जी की विरासत को कोई छीन नहीं सकता है। सरकार और प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का ऊपर तक जाना। अब अटल जी जब चिट्ठी लेकर वापस जाते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, तो सबने कहा ये क्या मतलब है, हमारे पास बहुमत है नहीं, तो हमको तुरंत जाकर कह देना चाहिए कि धन्यवाद, हम सरकार नहीं बना सकते। लेकिन प्रमोद महाजन ने उस समय एक पोजीशन ली, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे ऊपर पहले से ही टैग लगाया कि हम तो विपक्ष की पार्टी हैं, सत्ता में कभी आ नहीं सकते, तो ऐसे तो हम कभी सत्ता में आएंगे। जो उनका आखिरी भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था सत्ता आएगी सत्ता जाएगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, इल्ज़ाम लग रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की जोड़ तोड़ से, खरीद फरोख्त से बनाई हुई सरकार को तो मैं चूंटी से भी छूना नहीं चाहती। न्यूक्लियर ब्लास्ट जो भारत ने किया था और उसने भारत की गरिमा को टॉप पे पहुंचा दिया। कि जब सैंक्शन लगे तो अटल जी विचलित नहीं हुए कि 1996 के चुनाव से पहले अमेरिका में ये बात तय हो गई थी कि हमें वाजपेयी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। अच्छा। जो उस समय अमेरिका के राजदूत थे यहाँ का फ्रैंक वाइजनर, उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी और उन्होंने कहा था कि इस चुनाव से पहले मैं वाजपेयी को मिला था, मैंने बातचीत की थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता था कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो ये न्यूक्लियर टेस्ट ज़रूर करेगा। भारत की सरकार, भारत की जनता पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करती है और इसीलिए जब 2 देश बन गए हैं तो हमें अब मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद नवाज शरीफ ने मजाक में कहा कि वाजपेयी जी अब तो आप यहाँ से भी इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर माहौल ठीक बन रहा था। लेकिन जनरल मुशर्रफ क्या योजना बना के चल रहे थे, वो तो कारगिल की तैयारी करके बैठे थे। वो जो कारगिल लड़ा गया उस समय 1 वोट से हारी हुई सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट थी और आमतौर पर केयर टेकर सरकार फैसले नहीं ले सकती, लेकिन उस समय सरकार ने सारे फैसले लिए। अटल जी के नेतृत्व को देश ने, विपक्ष ने माना और कारगिल में सेनाओं ने, सशस्त्र सेनाओं ने उनकी बात को माना और लड़ाई जीते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी, नाम अटल, काम अटल, बोल अटल। और वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के सबसे ज़्यादा प्यार किए जाने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक रहे, उनको लेकर एक नई पुस्तक आई है। पुस्तक से मैं आपका परिचय करा देता हूं, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगा अपने इंट्रोडक्शन में। ये पुस्तक है अटल संस्मरण और ये किसी और ने नहीं लिखी है, ये लिखी है अशोक टंडन जी ने, जो उनके मीडिया सलाहकार रहे और अटल जी के बेहद नज़दीकी लोगों में से एक रहे। उन्होंने कई खुलासे इस पुस्तक के अंदर किए हैं कि कैसे लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने की तैयारी थी। इसके अलावा कैसे जब 1 वोट से सरकार गिर गई थी, उसके बाद एक ऑल्टरनेट सरकार बनाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की जिसको बेहद नज़दीकी से जानते हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात होगी। मेरे साथ अशोक टंडन जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, पहला सवाल मेरा
वो आपने क्या लिखा है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी, कौन कर रहा था ये तैयारी? देखिए, तैयारी नहीं थी। उस समय एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनना था एनडीए को, और उस समय आपको मालूम है कि वो एक मिलीजुली सरकार थी, बहुत सारी पार्टियां थी, अकेली भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था। तो उस समय ये हो रहा था कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चयन के लिए क्या क्या, उन दिनों में बहुत स्पेकुलेशन भी थी, मीडिया में भी बहुत चर्चा थी। दो नाम बहुत आगे बढ़कर आ रहे थे, पीसी अलेक्जेंडर का जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, और कृष्णकांत जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो उस बीच में ये भी एक बात उठी कि अब हम सत्ता में हैं तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को राष्ट्रपति बनाएं। तो ये भी बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया था। लेकिन फिर ये एक बात चली पार्टी के कुछ हलकों में कि क्यों ना अटल जी ही राष्ट्रपति बन जाएं। अब जब स्वाभाविक है अटल जी राष्ट्रपति बनेंगे तो प्रधानमंत्री तो फिर आडवाणी जी नहीं बनना है, नंबर 2 भी थे, उनके सहयोगी भी थे। तो ये कहना कि आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी, ये ठीक नहीं है। तो उसमें से जो असली बात इसमें खबर जो है, जो मैं समझता हूँ कि जनता को भी और देश के राजनेताओं को जानने की है, समझने की है, वो ये है कि अटल जी ने ये जो एक मुहिम थी उसको नकारा क्यों, क्या कहकर उन्होंने मना किया। कि वाजपेयी राष्ट्रपति बने या ना बने प्रश्न नहीं था, प्रश्न ये था कि क्या देश का प्रधानमंत्री, जो देश का सबसे लोकप्रिय नेता होता है और वो जनता का बहुमत हासिल करके, चाहे अलायंस के थ्रू हो, वो प्रधानमंत्री बनता है। और संविधान में प्रधानमंत्री की जो ताकत है, पावर्स हैं, ख़ास तौर से संसदीय लोकतंत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए उस बहुमत का फ़ायदा उठाकर अगर कोई लोकप्रिय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा तो भारतीय संसदीय लोकतंत्र में ये एक नई परंपरा होगी, और जिसको उन्होंने स्वस्थ परंपरा नहीं कहा। उनका मानना था कि संसदीय लोकतंत्र में ये नई परंपरा अगर हम करेंगे तो ये आगे चलकर लोकतंत्र के लिए खतरा भी बन सकती है। मैं अगर इसको, दीपक जी, आज हम बात कर सकते हैं कि खतरा कैसे बनेगी। मुझसे बहुत पत्रकारों ने पूछा। वो खतरा इसलिए बनेगी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो सबसे बड़ा नेता होता है, देश का नेता होता है। अगर वो राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति की तो संविधान में सीमाएं हैं। द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर उसको कैबिनेट के कहने पर ही काम करना है तो क्या इतना लोकप्रिय और सक्षम नेता राष्ट्रपति के दायरे में रह जाएगा? तो क्या होगा, राष्ट्रपति पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति, एक पावरफुल व्यक्ति जाकर राष्ट्रपति बने। तो इस चीज़ की दूरदर्शिता को देखते हुए उनका कहना था कि ये एक गलत परंपरा होगी और मैं ऐसी परंपरा को कभी मानूंगा नहीं। मैं इसके लिए आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जनता को और आज के राजनेताओं को समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने ये बात क्यों कही। और जो भी इसके बारे में विद्वान है वो समझेंगे कि जो भारत का संविधान है उसमें देश का नेता प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। तो एक देश का नेता जाकर राष्ट्रपति बनेगा तो फिर समस्याएं खड़ी हो सकती। बिल्कुल समस्याएं खड़ी हो सकती। मुझे याद है अटल जी का एक बयान, जब उन्होंने कहा था ना टायर्ड ना रिटायर्ड, वो किस संदर्भ में था? क्या वो भी इसी संदर्भ में था? नहीं, वो बाद में हुआ था। बाद में क्या हुआ था कि ये स्वर उठने लगे थे कि अब आडवाणी और अटल को रिटायर हो जाना चाहिए, और ये बात उस समय सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने कही थी। तो उसके फिर उन्होंने जवाब में अपने एक भाषण में कह दिया था कि ना टायर ना रिटायर, क्योंकि किसी के कहने पर आप रिटायर हों या नहीं हों, ये भी भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली नहीं है। तो इसलिए वो उन्होंने कहा था, और वो रिटायर हुए भी नहीं। 2004 का चुनाव जो लड़ा गया उनके नेतृत्व में लड़ा गया, और उन्होंने उसके लिए पूरा जोर लगाया था, सब हम जानते ही हैं। तो टायर्ड और रिटायर्ड का जो संदर्भ था वो कुछ और यही था। उनके हमेशा संघ से संबंध नरम गरम रहे, ऐसा क्यों रहा सर? मैं समझता क्या हूँ, वो खाटी संघी नहीं थे? नहीं, गरम नरम भी नहीं थे। सवाल ये है कि जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री के नाते आप देश के प्रधानमंत्री हैं,
आपके ऊपर दायित्व है, तो आप किसी एक स्ट्रेट जैकेट में रहकर आप देश का नेतृत्व नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से इस पर एक चैप्टर लिखा है, उनके संघ से संबंध। तो आप देखेंगे कि सरसंघ चालक सबसे दूसरे गुरु गोलवलकर से लेकर फिर उसके बाद बाला साहब देवरस, फिर रज्जू भैया, इन सब के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। और उसके लिए उन्होंने जो अटल जी के बारे में कहा और अटल जी ने जो उन लोगों के बारे में कहा, तो वो स्पष्ट करता है कि ऐसा उनका कोई संबंध ना तो गरम नरम था ना खट्टा मीठा था, संबंध बहुत अच्छा था और सदैव संबंध रहा उनका। और लेकिन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जब सुदर्शन जी सरसंघ चालक बनते हैं तो सुदर्शन जी ने सरकार के बारे में कुछ जो टिप्पणियां करनी शुरू की थी, उसके चलते थोड़ा सा संबंध में व्यक्तिगत तौर पर हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर सारे संघ परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए मैंने संघ के जो चैप्टर है उसमें शुरुआत ही यही की कि अटल जी प्रधानमंत्री के नाते नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में गए थे और वहाँ उन प्रचारक को मिले थे जिन्होंने अटल जी को ग्वालियर में स्वयंसेवक बनाया था। आप सोचिए, ये बात कम से कम 20 साल के भी अगर वो मानकर चलें तो 42-44 की बात होगी। वो प्रचारक जिंदा थे, उनको मिलने नागपुर गए थे। तो इसलिए संबंधों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने उस चैप्टर में क्या लिखा है कि जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बयान थे उस जमाने में, जो स्टुअर्ट टालबोट से बातचीत चल रही थी और जो बाकी दुराव हुआ था ख़ासतौर से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर? नहीं, मैंने उस और कोई इसके बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे उस बारे में कोई बहुत व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने उस चैप्टर में इस तरह का नहीं। हाँ, संघ के बारे में मैंने रिसर्च करके और बातचीत करके एक चैप्टर बनाया है और वो इस बात को भी स्पष्ट करेगा कि कोई मतभेद नहीं थे। मैं इसमें चलते चलते दीपक जी एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जब अटल जी का निधन हुआ तो पूरी कोशिश की गई थी कुछ राजनीतिक शक्तियों द्वारा कि उनकी विरासत को हम हथिया लें, क्योंकि अटल जी का जिस प्रकार का एक व्यक्तित्व था, तो ये हुआ कि क्यों ना हम उनको अपना लें। और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अटल जी तो भारतीय जनता पार्टी में भी असहज थे और संघ से तो उनके संबंध अच्छे नहीं थे। मुझे खुद उन दिनों में कई टेलीविज़न चैनल पे जाने का अवसर मिला। मुझसे भी कई एंकर ये कहलवाना चाहते थे कि सचमुच में वो भारतीय जनता पार्टी में भी कंफर्टेबल नहीं थे और संघ से तो उनके संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी शव यात्रा के साथ 12 किलोमीटर पैदल चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह ने ये दिखा दिया कि अटल जी की आत्मा कहाँ बसती थी। किसी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे महात्मा गांधी का शव यात्रा हो, नेहरू जी की हो, किसी की भी हो, कभी कोई देश का प्रधानमंत्री या इतना बड़ा नेता सुरक्षा की परवाह ना करते हुए दरियागंज जैसे एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से 12 किलोमीटर पैदल चलता है शव यात्रा के, तो ये कोई उस तरह की अटल जी की विरासत को कोई छीन नहीं सकता है। तो ये कौन लोग थे जो अटल जी की विरासत को अपने में आत्मसात करना चाहते थे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन परसेप्शन बनाया जाता है, मीडिया के थ्रू परसेप्शन बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा, मेरे थ्रू बनाने की भी कोशिश हुई और ये प्रयास राजनीति में होते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात भी नहीं है। लेकिन आप विरासत को अगर ले रहे हैं, छीन रहे हैं, तो क्या बाकी लोग आपको वो छीनने दे रहे हैं कि नहीं? तो वो छीनने नहीं दी गई, क्योंकि संघ तो बोलता नहीं है कि हमारी विरासत है। लेकिन जिन लोगों ने उनके चिन्हों पर चले, उनके आए कदमों पर आए, नरेंद्र मोदी जो सरकार बनाई प्रधानमंत्री ने, और उसी लेगेसी से ही वो आए, उसी पार्टी से, तो उनको लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरी एक तरह से दायित्व है कि मैं अटल जी की लेगेसी को कहीं इधर उधर नहीं होने दूं। और मुझे लगता है उससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी, गन कैरेज पर भी बैठकर जा सकते थे, वो भी अपने आप में संदेश था, पर पैदल चलना, तो ये मुझे लगता है कि इसलिए मैंने उस पुस्तक में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ने पैदल चल के ये दिखा दिया कि अटल जी की आत्मा कहाँ बसती है। अब
शुरुआत से शुरू करते हैं सर। 13 दिन की सरकार, मुझे याद है आप 13 दिन की सरकार में नहीं थे, सरकार एकाएक बनी थी। मुझे वो दिन भी याद है जब उन्होंने मुझे चिट्ठी दिखाई थी घर के बाहर रायसीना रोड में कि राष्ट्रपति ने मुझे अभी अभी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। 13 दिन की सरकार और प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का ऊपर तक जाना, आप तो बड़े नज़दीकी थे। उस वक्त जो माहौल था अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, अटल जी के लिए, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, दुनिया भर के नारे उस ज़माने में लगते थे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ऑरा क्या था, वो सिचुएशन क्या थी, वो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो पॉलिटिकल हालात क्या थे? मैंने अपनी पुस्तक में ये प्रसंग लिखा है और बहुत रोचक प्रसंग है। पहली बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरी 1996 में, तो स्वाभाविक था कि राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सबसे पहले उनको बुलाएंगे और ये कहेंगे कि क्या आप सरकार बना सकते हैं। ये बात स्वाभाविक थी। तो अटल जी गए, लेकिन अटल जी ने तो ये सोचा था कि राष्ट्रपति ये कहेंगे कि क्या आप सरकार बना सकते हैं और अटल जी मना करके आ जाएंगे। तो वहाँ तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करने की चिट्ठी पकड़ा दी, जो अपनी तरफ से मैं समझता हूँ पहली बार हुआ था। और अब अटल जी के सामने कोई प्रश्न नहीं था, आप तुरंत चिट्ठी को तो वहीं नहीं छोड़ सकते थे, तो आकर वापस बात करनी थी। और जब बात की थी, उस प्रसंग से पहले एक रोचक जो जानकारी मुझे मिली उन दिनों में चली हुई थी, शायद आपके पाठकों को भी बहुत अच्छी लगेगी, कि शंकर दयाल शर्मा जी की पत्नी विमला शर्मा जी, वो अटल जी की बहुत फ़ैन थी और उनके मन में इच्छा थी कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व वाला जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब ये बात वो सीधे सीधे तो नहीं कह सकती थी, तो उन्होंने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो खुद भी लर्नेड थे, लंदन से पढ़े हुए थे, उनको कहा, ऐसा उन समय सुनने में आया था, मैं तो प्रत्यक्ष नहीं था, कि ब्रिटेन में जब कोई हंग पार्लियामेंट आती है तो वहाँ का क्वीन या किंग जो है वो कभी बहुमत सिद्ध करने के लिए पहले शर्त नहीं रखता, वो सीधा सीधा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। फिर उसके ऊपर है कि वो संसद में अपना बहुमत सिद्ध करे या विपक्ष उसको गिरा दे। तो क्यों ना इस बार उसी नाते आप अटल जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कीजिए और फिर उनको कहिए कि वो बहुमत सिद्ध करें। फिर विमला शर्मा जी ने कहा, अब ऐसा कहते हैं जी। और क्योंकि देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तो कांग्रेस के नेता थे, शुरू से रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री बनते बनते रहे, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति। तो अगर वो सीधे सीधे कांग्रेस के नेता के तौर पर बात करते और वो सीधा सीधा कहते कि बताइए आपके पास बहुमत है तो मुझे चिट्ठियाँ दीजिए, लेकिन क्यों किया? तो क्यों किया के पीछे एक ये तर्क था, लेकिन उस पर फिर विवाद हुआ। जितने भी हमारे बड़े बड़े विद्वान थे संविधान के, उनमें बहस हुई थी कि क्या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने ये ठीक किया क्या। तो उस पर भी मत विभाजित था। बड़े बड़े लर्नेड HR खन्ना, राजीव धवन, पालकी वाला नहीं थे, ये थे सोली सराब जी, इन लोगों में बहस हुई थी। तो कुछ लोगों का कहना था कि इसमें क्या हर्ज है ब्रिटिश प्रणाली को अपनाने में। हमारे यहाँ ये जो प्रणाली बनी कि पहले चिट्ठियाँ लाओ, विश्वास मत लो, ये हमारी राजनीतिक परिस्थिति से उभरा है। लेकिन ब्रिटेन में तो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए राष्ट्रपति ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि बहुमत तो सिद्ध सदन में होना है। तो ये तो एक पक्ष था, चिट्ठी कैसे दे दी गई। तो अधिकांश मत था कि इसमें कोई संवैधानिक गलती नहीं है, पहले की परंपरा को तो जरूर बदला गया। अब दूसरी तरफ देखिए, अब अटल जी जब चिट्ठी लेकर वापस जाते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, तो सबने कहा ये क्या मतलब है, हमारे पास बहुमत है नहीं, तो हमको तुरंत जाकर कह देना चाहिए कि धन्यवाद, हम सरकार नहीं बना सकते। और उसमें सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, आडवाणी जी भी उसमें थे, सुषमा जी भी उसमें थी, और लोग भी उस समय थे। लेकिन प्रमोद महाजन ने उस समय एक पोजीशन ली, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे ऊपर पहले से ही टैग लगाया कि हम तो विपक्ष की पार्टी हैं, सत्ता में कभी आ नहीं सकते, तो ऐसे तो हम कभी सत्ता में आएंगे नहीं। मेरा मानना है, प्रमोद जी ने कहा कि इस बार लेट्स टेक द प्लंज, हम सरकार बनाएंगे, अगर कोई हमारे साथ नहीं आएगा सरकार गिर जाएगी, गिरने दें,
लेकिन एक जिसको कहते हैं जिंक्स को हम तोड़ दें और फिर देखेंगे जो होगा, बदनामी होगी सह लेंगे। वही हुआ, सदन में मिलने से पहले ही अटल जी ने त्यागपत्र भी दे दिया। लेकिन दीपक जी, वो जो सरकार बनी 13 दिन की, वो सचमुच में उससे जिंक्स टूटा। उससे पहले तक 13 दिन की सरकार के समय तक कोई भी एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने को खड़ी नहीं हुई थी। लेकिन 98 आते आते एनडीए बना, एनडीए में पार्टियां शामिल हुई और सरकार बनी। वो 13 महीने चली जी, याद है मुझे। तो मेरा ऐसा आकलन है एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पर कि प्रमोद महाजन ने ये जो जिंक्स तोड़ा, उसी में से रास्ता प्रशस्त हुआ आगे चलकर जो सरकारें बनी। तो इसीलिए आपको ध्यान होगा वो 13 दिन की सरकार में प्रमोद महाजन डिफेंस मिनिस्टर बने थे, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत थी। तो ये उस 13 दिन की सरकार की कहानी है और इसलिए मैंने उसमें विस्तार से इसको लिखा है कि प्रमोद महाजन ने, और उस समय ऐसा कहते हैं कि वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी बैठक में, और कुछ लोग प्रमोद जी को ये कह रहे थे कि ये क्या है, ये कोई पोजीशन है देने की, लेकिन उन्होंने इस पर अड़े रहे और सब लोग फिर उस बात पर सहमत हुए। तो इसका क्रेडिट प्रमोद महाजन को ही जाता है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, 13 दिन की सरकार में उनका वो भाषण, जो उनका आखिरी भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था सत्ता आएगी सत्ता जाएगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार अपने भाषणों के अंदर किया। उस भाषण के बारे में आपने क्या जिक्र किया है? देखिए, वो भाषण उन्होंने इसलिए दिया था कि आरोप लगने लगे थे कि ये भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, खरीद फरोश कर रहे हैं, और अटल जी को ये बात बिल्कुल नागवार थी और उनका जिस प्रकार का व्यक्तित्व था। तो इसीलिए जब ये इल्ज़ाम लग रहे थे तब उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की जोड़ तोड़ से, खरीद फरोश से बनाई हुई सरकार को तो मैं चूंटी से भी छूना नहीं चाहता। ये भी उनके सर। जी बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा कि इस देश में जो लोकतंत्र है उसके चलते हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी और मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर उन्होंने ये कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना। ये जो भाषण है ये यूट्यूब पर आज भी वायरल है, इतना वायरल है कि उसको लाखों लोग सुनते हैं। तो देखिए, ये जो परंपरा थी लोकतंत्र को मजबूत करने की, और उनका सारा जीवन इसमें खप गया था, तो वो कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए मरे नहीं जा रहे थे। लेकिन जब आरोप लगने लगे तो तभी उन्होंने दुखी होकर ये बात कही थी कि मैं ऐसी सरकार में, मैं इसमें बने रहने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए वो सदन में उन्होंने विश्वास मत नहीं लिया और सीधे राष्ट्रपति के पास जाकर त्यागपत्र दिया। अटल बिहारी वाजपेयी एज ए प्रधानमंत्री, उनके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एज ए पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि संसद में जो संसदीय लोकतंत्र है उसको बढ़ाने में अटल जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो खुद कहते थे कि भाई हमको शुरुआत में बोलने का अवसर नहीं मिलता था और बोलने के लिए हमको वॉकआउट तक करना पड़ता था, यहाँ तक की बात वो बताया करते थे। तो मुझे बताइए, उस संस्मरण को आपने कैसे याद किया? मैंने इसमें दीपक जी रिसर्च किया बहुत, और मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि अटल जी जब 1957 में लोकसभा के सदस्य बने, तो आप सोचिए वो उस समय, अगर उनका 2024 का जन्म था तो कितने साल के रहेंगे, 33 वर्ष, 32-33 वर्ष के थे। लेकिन उस ज़माने में हिंदी में लोकसभा में भाषण प्रभावी देने वाले वक्ता नहीं थे, और उस ज़माने में जितने भी बहुत बड़े धुरंधर पार्लियामेंटेरियन थे वो सब अंग्रेज़ी में बोलते थे। लेकिन उनके बीच में उन्होंने जिस प्रकार से एक मैं कहूँगा कि पार्लियामेंटेरियन के तौर पर अपनी धाक जमाई, और आप सोचिए उस ज़माने में पार्लियामेंटेरियन कौन थे? एस.एम. बैनर्जी, एन.सी. चटर्जी, हिरेन मुखर्जी, ये वो स्टालवार्ट थे कि जिनका, भूपेश गुप्ता, और ये जब खड़े हो, आचार्य कृपलानी, ये लोग जब खड़े हो जाते थे तो सारा सदन सुनता था। ऐसे में एक नौजवान आता है और हिंदी में भाषण करता है, और उनकी हिंदी में भाषण देने की कला से ये सारे पार्लियामेंटेरियन इतने प्रभावित होते थे कि उन्होंने उनको अपनी उसी श्रेणी में शामिल कर लिया था। और इसलिए वो कहा जाता है कि उनके इस भाषण से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ने भी एक विदेशी मेहमान को कहा था कि वन डे दिस यंग मैन विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये कैसे हो सकता था? मैंने ये भी प्रसंग सुना है, हालांकि मैंने पुस्तक में नहीं लिखा, कि डीएमके के सुप्रीमो उस ज़माने में सीएम अन्नादुरई, वो मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद थे,
उन्होंने किसी जगह कहा था कि वाजपेयी जिस दिन बोलने वाले होते थे, मैं पैदल चलकर नॉर्थ एवेन्यू से पार्लियामेंट आता था वाजपेयी को सुनने। अब सोचिए, अन्ना दुरई जिनको हिंदी नहीं आती थी, अगर वो इस प्रकार से ट्रांसलेशन वाला लगा कर भी सुनते थे तो भी वो व्यक्ति कायल हो गया उसका। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। और हिंदी में संसद में भाषण देकर और सांसद बनना, ये अद्भुत कला अटल जी में थी, क्योंकि वो संसद के अंदर और संसद के बाहर जो उनकी वाक्पटुता थी डिबेट करने की कबल, वो मैं समझता हूँ अद्वितीय है। अभी तक उस प्रकार का कोई मैंने सांसद हिंदी में बोलते नहीं देखा। केवल एक प्रकाशवीर शास्त्री थे जो सचमुच में बहुत धारा प्रवाह लोकसभा में बोलते थे, लेकिन उनके जो राजनीतिक एक तरह से मैं कहूँगा गहराई थी, वो अटल जी जैसी नहीं थी। ये क्योंकि एक सचमुच में एक प्रकाशवीर शास्त्री तो निर्दलीय चुनकर आते थे और आर्य समाज के नेता थे। तो अटल जी ने अपने जीवन काल में सांसद रहते हुए ही, मेरा ऐसा मानना है कि वो लेजेंड बन गए थे। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए प्रधानमंत्री पद कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रधानमंत्री पद उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। पॉलिटिकल राइटर्स इस तरह की बात भी लिखते थे। लेकिन सर आगे चलते हुए उसके बाद आती है देवेगौड़ा की सरकार, एक ऐसी गठबंधन की सरकार जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जो है सत्ता के बाहर बैठी है, और जो सबसे छोटी पार्टियां हैं जैसे रमाकांत खलप, वो सिर्फ इकलौते सांसद थे लेकिन वो देश के लॉ मिनिस्टर थे, और प्रमोद महाजन इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं उस कॉन्ट्रडिक्शन को अटल जी ने किस तरह से देखा, उस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में आपने क्या लिखा है? नहीं, देखिए बात यह है कि जो देवेगौड़ा जी का और आई.के. गुजराल का समय है उसके बारे में मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मेरी पुस्तक और संस्मरण मुझे अटल जी से सीमित रखने थे। तो उस समय पर जो हुआ उसके बारे में मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है। लेकिन उसमें अटल जी नेता विपक्ष तो थे ही है, तो उतना पूरा समय जो 96 से 98 के बीच का है उसमें वो नेता विपक्ष थे, और उस नाते उन्होंने अपना एक तरह से जो भी रोल था उन्होंने निभाया था। तो उस बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। ठीक है सर, हम आगे चलते हैं। जब 13 महीने की सरकार आती है, आपको याद होगा वो चुनाव याद होगा, वो हाई पिच्ड कैंपेन याद होगा, जब अटल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगभग पूरा देश एक तरह से कहे निकल पड़ा था, तो कोई गलती नहीं होगी। एनडीए का गठबंधन हो गया था। एनडीए के गठबंधन के क्या फाइन पॉइंट्स थे, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने उस गठबंधन को शेप किया था, और कौन कौन लोग थे जो शेप करने के लिए मदद कर रहे थे, आपने इसके बारे में क्या लिखा है? देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल का जो समय था उसमें कई छोटी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों में ये मंथन हुआ कि ऐसे देश कैसे चलेगा। बनाना रिपब्लिक लगने लगा था, देश बिल्कुल स्थायी सरकार नहीं थी। तो उनको लगा कि क्यों हम खामखा में एक भारतीय जनता पार्टी का इसलिए विरोध करें, विरोध के लिए विरोध करें। तो जब 98 का चुनाव आता है तो धीरे धीरे हमने देखा कई पार्टियों में इस तरह की सोच बनी और वो एनडीए के साथ जुड़ते गए। अब जैसे चंद्रबाबू नायडू जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस जुड़ी, अकाली दल तो इनके अलायंस पार्टनर शुरू से ही थे। तो आप देखिए दक्षिण की पार्टियां भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हम क्यों नहीं एनडीए में जा सकते। तो इसलिए जो माहौल बना जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं 98 का, उस माहौल में ये सब पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत ना मानते हुए उनके साथ एनडीए में मिलने का जो एक निर्णय किया, उससे देश में एक वातावरण बना। और इसीलिए फिर वो जो 98 में जो सरकार बनती है वो गठित हुई और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। सर आप पीटीआई के ब्यूरो चीफ रहे, आप डिप्लोमेटिक एडिटर रहे पीटीआई के। सबसे बड़ा असाइनमेंट आपकी लाइफ का था न्यूक्लियर ब्लास्ट जो भारत ने किया था, और उसने भारत की गरिमा को टॉप पे पहुंचा दिया, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में आपने इस पुस्तक में क्या कोई जिक्र किया है और क्या लिखा है उसके बारे में? बिल्कुल, उसमें मैंने 2 संस्मरण लिखे हैं। सबसे जो मुझे लगता है रोचक ये है कि जिस दिन अटल जी ने इसकी घोषणा करनी थी तो आपको भी ध्यान होगा 7 रेसकोर्स रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और बड़ा जमावड़ा था मीडिया का।
और इससे पहले कि अटल जी बाहर आकर उसकी घोषणा करें तो बहुत खुसफुस चल रही थी। तो बाद में जब हो गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अटल जी ने कहा कि मैं देख रहा था कि आप लोग पीछे बहुत आपस में कानाफूसी कर रहे थे, तो क्या चल रहा था? तो मैंने कहा अटल जी सच बताएं तो पीछे सब लोग ये सोच रहे थे कि आप क्या घोषणा करने वाले हैं, कहीं आप त्यागपत्र तो नहीं देने वाले। तो हंसे बहुत ज़ोर से, बोले हम इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हैं। लेकिन जो पोखरान हुआ उसके बाद फिर ये था कि अटल जी ने तय किया कि वो वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर ये परीक्षण किया गया है। तो इतना उत्साह था मीडिया में। अब मीडिया ले जाया जाए या ना ले जाया जाए, तो ये तय हुआ कि मीडिया जाएगा। अब मीडिया को लेकर कैसे जाए? मुझे याद है जो एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन होता है, हमने पीआईबी के माध्यम से उसको मांगा। अब फिर ये था कि सभी पत्रकार जाना चाहते थे, तो जिसके पास पीआईबी की एक्रेडिटेशन थी उन सबको, फोटोग्राफर, कैमरामैन, रिपोर्टर, सब, और लगभग शायद जितनी उसकी कैपेसिटी है सीट वहाँ से हटा दी गई। सब लोग ज़मीन पर प्लेन के अंदर बैठकर गए। शायद 250 या 250 पत्रकार गए थे। और जब हम वहाँ पर पहुँचे जैसलमेर के हवाई अड्डे पर रात को, तो उस समय रात को 49 डिग्री टेम्परेचर था। रनवे तप रहा था, उसमें से आग की लपटें जैसी उजरी। लेकिन उस माहौल में, इतने उत्साह में पत्रकारों ने कुछ नहीं देखा। होटलों में जगह नहीं थी, जहाँ जिसको मिला बरामदों में, कमरों में सो गए। अगले दिन फिर मिलिट्री के ट्रकों में बैठकर वहाँ पर पोखरान वाली साइट पर गए थे। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के इतिहास में इतना बड़ा एक मीडिया पार्टी का एयरलिफ्ट शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा एयरलिफ्ट आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद बड़े सारे चैलेंजेस आए सर। हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे और आपका तो प्री सब्जेक्ट था। आप उन परिस्थितियों को कैसे देखते थे और भारत उससे कैसे बाहर निकला? आपने क्या इसका कुछ उल्लेख किया है? हाँ, बिल्कुल मैंने किया है कि जब सैंक्शन लगे तो अटल जी विचलित नहीं हुए। और अटल जी का एक सबसे बड़ा स्वभाव था, अगर हम और भी करें, जैसे संसद पर हमला है, ये अपहरण है विमान का, कारगिल, कभी विचलित नहीं हुए और सहजता से उन्होंने सब परिस्थितियों को झेला। तो ये भी बहुत बड़ी परिस्थिति थी और इसके बारे में तो पहले से भी अनुमान था कि ऐसा होगा। लेकिन उस समय जो देश में वातावरण बना, विपक्ष ने जिस तरह से समर्थन किया और अपने से सामने आकर जितने बड़े नेताओं ने वो सरकार का दूत बनकर विदेशों में जाकर, आई के गुजराल, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री आकर बोले कि मैं भी जाऊंगा। तो जितने भी लोग थे हमारे पूर्व राजनीति, सब लोग गए सभी दिशाओं में और भारत का पक्ष रखा। केवल 2 हमारे उच्चायुक्त ऐसे थे, लंदन में सलमान हैदर और साउथ अफ्रीका में मेरा शायद लक्ष्मीचंद सिंह जैन, लक्ष्मीमल जैन, दोनों ने कहा था कि हम अपनी सिद्धांतों के चलते परीक्षण का समर्थन नहीं कर सकते। तो फिर वो हट गए थे, को हटा दिया गया था। लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में और सारे राजनीतिक क्षेत्रों में, और मेरा जो उस समय रोल था कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मीडिया के लोगों को ये बात समझाएं, और मैं तो समझा नहीं सकता था। तो ब्रजेश मिश्रा जो वहाँ प्रधान सचिव भी थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, हमने उनकी एक एक दिन में 10-10, 12-12 इंटरेक्शन किए फॉरेन मीडिया के साथ, और सुबह से लेकर रात तक ब्रजेश मिश्रा यही काम करते रहे। और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली, हमारे लोगों ने समझाया। और मुझे लगता है कि दीपक जी, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये मालूम था कि भारत को दरकिनार करके नहीं चल सकते। जो परिस्थिति आज भी हम देख रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत और देश भारत से बहुत बिगाड़ कर चलेगा तो उनका भी नुकसान है। तो इसलिए हमने देखा कि धीरे धीरे सब हुआ। फिर बिल क्लिंटन के साथ संबंध अच्छे बने और बाद में जो हुआ आपको मालूम है। लेकिन एक प्रसंग छूट रहा है जो पोखरान से भी जुड़ा है और अटल जी से भी जुड़ा है, जो मैंने पुस्तक में लिखा है कि 1996 के चुनाव से पहले अमेरिका में ये बात तय हो गई थी कि हमें वाजपेयी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। अच्छा, ऐसा और क्यों? उसका मेरे पास प्रमाण है कि उनके जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं, जब वो डीक्लासिफाई होते हैं, उसमें से एक डॉक्यूमेंट है जो उस समय अमेरिका के राजदूत थे यहाँ का, फ्रैंक वाइजनर,
उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी और उन्होंने कहा था कि इस चुनाव से पहले मैं वाजपेयी को मिला था, मैंने बातचीत की थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता था कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो ये न्यूक्लियर टेस्ट ज़रूर करेगा, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वाजपेयी प्रधानमंत्री ना बने। ये बात अमेरिका की ओर से आई थी। लेकिन जब फ्रैंक वाइजनर ने लिखा था, अपनी रिपोर्ट भेजी अच्छा, थी रिपोर्ट में लिखा था, तो उसने अंग्रेजी में कहा अमेरिका शुड नॉट वेलकम वाजपेयी एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फिर भी हुआ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ। हमने उनके सारे सैटेलाइट और जितनी सब सर्वेलेंस था उसको फेल किया। ये बात भी उनको बहुत चुभी कि अमेरिका जैसी ताकत का आपने सैटेलाइट सर्वेलेंस, और ये भी जानकारी थी कि सैटेलाइट सर्वेलेंस ही नहीं था, ग्राउंड पे भी उन्होंने ऐसी जगह जगह पर लोगों को बिठा रखा था जो जानकारी देते रहते थे। ह्यूमन सर्वेलेंस, हाँ, ह्यूमन सर्वेलेंस भी था। लेकिन जैसे भी हमारे वैज्ञानिकों ने या जिस तरह से हुआ, तो लेकिन अमेरिका बाद में धीरे धीरे फिर आया भारत की ओर, सब संबंध बने, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन अटल जी ने वो करके, जिसके बारे में मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि मैं नहीं कर पाया और मुझ पर दबाव आए थे। क्लिंटन ने खुद धमकी दी थी कि अगर आप करेंगे तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसे में करके जाना और फिर सारी परिस्थितियों को, एक तरह से चुनौतियों को संभालना, बहुत सहजता से वो समय निकल गया था अटल जी का। बिल क्लिंटन के बारे में भी आपने इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। बिल क्लिंटन के बारे में क्या लिखा हुआ है, खासतौर से उनका क्या रोल था उस टाइम पे जब अटल जी थे और ये पूरी कशमकश चल रही थी? देखिए, बिल क्लिंटन राष्ट्रपति तो थे ही, तो अमेरिका की जो नीति थी वो क्लिंटन की भी नीति थी। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे सब ठीक हुआ तो व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे बन गए थे। बिल क्लिंटन, आप दीपक जी हैरान होंगे कि अटल जी जब पूर्व प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं तो भी बिल क्लिंटन मिलने आते हैं उनको, और जब उनका स्वागत यहाँ पर हुआ वो भी बहुत था। तो उन्होंने तो कहा था कि काश मैं भारत में पहले आया होता। लेकिन जब अटल जी गए वाशिंगटन तो भी उन्होंने उनका स्वागत किया, स्वागत ही नहीं किया, सम्मान भी किया। मैंने पुस्तक में लिखा है कि बिल क्लिंटन ने वाइट हाउस के लॉन में एक भोज रखा था रात का, और इतने लोग थे उसमें कि टेंट लगाने पड़े थे। तो बिल क्लिंटन ने अपने भाषण में कहा था कि मिस्टर वाजपेयी, हाफ ऑफ द इंडियन अमेरिकन्स आर प्रेजेंट हेयर एंड हाफ आर वेटिंग आउटसाइड। तो उसके बाद जब अटल जी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था तो उनका कद देखते हुए, हाइट देखते हुए बिल क्लिंटन खुद उठे और एक स्टूल लाकर उन्होंने लेक्टर्न के नीचे रखा, जिस पर खड़े होकर, तो ये सम्मान उन्होंने अर्जित किया। बिल क्लिंटन ने उनको पूर्ण सम्मान दिया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो विद्यार्थी हैं राजनीतिक विज्ञान के या डिप्लोमेसी के या पॉलिटिशियन, उनको ये समझनी चाहिए कि ये संबंध और ये चुनौतियाँ, उनको कैसे हम लोग इसका सामना करते हैं और फिर कैसे उनमें से निकलकर संबंधों को भी ठीक करते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो शुरू की अटल जी ने, वो थी लाहौर बस। अब सीक्वेंस में चल रहा हूँ तो अभी लाहौर बस तक ही पहुँचा हूँ, तो आपको टाइम लगेगा, अभी मान के चलिएगा। तो लाहौर बस क्या एक्सपीरियंस था और लाहौर बस को आपने संस्मरणों में कैसे समेटा है? देखिए, हम लोग जब सरकार बन गई थी तो अटल जी, जैसा आप भी जानते हैं, हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मनाली जाते थे। तो मनाली में हम लोग बैठे, मैं भी था उस बार मनाली में। तो हम लोग बैठे थे, शाम को चाय पी रहे थे, तो अटल जी ने कहा कि अच्छा आप बताइए कि हमारी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। सबने कुछ कहा तो हम सब ने कहा फिर अटल जी आपकी क्या प्राथमिकता होगी प्रधानमंत्री के नाते। तो अटल जी खो गए, बोले मैं पाकिस्तान गया था जब मैं विदेश मंत्री था, मैं बन्नू तक गया, मेरी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। और अब उनके मन में ये भी था, हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कभी कहा, कि अगर ये प्रयास उन्होंने 77 में भी किया था विदेश मंत्री के नाते, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो, क्योंकि जिस प्रकार का मेरा एक व्यक्तित्व है, देश के मेरे साथ है देश, तो मैं नहीं करूंगा तो करना मुश्किल होगा, तो प्रयास हमको करना चाहिए। वो इतना कहकर उस समय वो रुक गए थे। लेकिन मुझे बाद में ये सब ध्यान आया कि उसके थोड़े दिन बाद ही कोलंबो में सार्क समिट होने वाली थी, याद है मुझे।
तो वहाँ पर हम लोग भी गए थे। तो वहाँ पर उनकी पहली बार नवाज़ शरीफ से बातचीत हुई थी। उस बातचीत में फिर 1-on-1 भी हुआ था। तो हमारे साथ जो और वरिष्ठ अधिकारी थे तो उन्होंने अटल जी से पूछा कि क्या बातचीत हुई, तो बोले हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जो मनाली में बातचीत हुई और नवाज़ शरीफ से जो उनकी वहाँ पर चर्चा हुई, उसी में से एक मार्ग प्रशस्त हुआ कि संबंध सुधारने की दिशा में क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग फिर से, जिसको हम डिप्लोमेसी में पीपल टू पीपल कांटेक्ट कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक दिल्ली और लाहौर के बीच में बस चलाई जाए। तो बस एक चलाई जानी चाहिए, ये बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन स्वयं बस में बैठकर अटल जी जाएं, ये निर्णय बहुत बाद में हुआ, क्योंकि ये था कि बस जा रही है तो आप उसको झंडी देंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, आप उसको आने पर लाहौर में स्वागत करें। फिर हुआ कि क्यों ना बस में बैठ कर जाया जाए। तो इस तरह से ये बस यात्रा हुई, और जब बस चली तो हम लोग थे उस बस में। वो सब वो जो लाहौर जो आ रहा था, गलियां में से बस गुजर रही थी, तो लोग इतने उत्साह से हाथ हिला रहे, छतों में, खिड़कियों में स्वागत कर रहे। तो वहाँ से हमको भी ये लगता था कि पाकिस्तान की जनता और जो शासक है, दोनों में कहीं तालमेल नहीं है। जनता में कितना स्नेह था। फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जनरल मुशर्रफ आए नहीं स्वागत करने, और केवल वो जो वहाँ पर गवर्नर हाउस में आए। और गवर्नर हाउस में नवाज़ शरीफ ने एक आम सभा रखी हुई थी, जैसे छोटी सभा होती है, लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट हुई थी। तो वहाँ पर अटल जी ने जिस तरह का भाषण दिया, वो भी बहुत बड़ा वायरल हुआ। और उसमें उन्होंने अपील की कि हम कब तक लड़ेंगे, हमको लड़ना है गरीबी से, हम भी और आप भी, भुखमरी से, बीमारी से, आइए मिलकर करें। बहुत इमोशनल अपील की थी। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ ने मजाक में कहा कि वाजपेयी जी, अब तो आप यहाँ से भी इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो अपील पाकिस्तान की जनता तक पहुँची थी, और उससे लगता था कि संबंध सुधरने की गुंजाइश है। हालांकि वहाँ पर भी जो कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने विरोध भी किया था। और फिर अगले दिन अटल जी जाते हैं मीनारे पाकिस्तान पर, और वहाँ पर उन्होंने जो लिखा रजिस्टर बुक में, तो पाकिस्तान में एक धारणा नेहरू जी के समय से चली आ रही थी कि भारत ने कभी पाकिस्तान का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। तो अटल जी ने यही उसमें लिखा कि हम भारत की सरकार, भारत की जनता पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करती है, और इसीलिए जब दो देश बन गए हैं तो हमें अब मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, संबंध बना। लेकिन वो कुछ ऐसे तत्व भी थे जिन्होंने बाद में वो मीनारे पाकिस्तान को धोया भी, विरोध भी हुआ। कई जगह वहाँ हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुआ, टीयर गैस चल रही थी। लेकिन कुल मिलाकर माहौल ठीक बन रहा था। लेकिन जनरल मुशर्रफ क्या योजना बना के चल रहे थे, वो तो कारगिल की तैयारी करके बैठे थे। तो उसके बाद कारगिल होता है। लेकिन दीपक जी, मेरा मानना है कि पूरे दुनिया ने और देश में भी, विपक्ष ने भी अटल जी के इस पहल को उनकी कमज़ोरी नहीं माना, और ये भी नहीं माना कि ये उनकी असफलता है, ये भी नहीं माना। क्योंकि सबको लगता था कि ये प्रयास हर प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। तो इसलिए उसका स्वागत भी हुआ, और अटल जी के छवि में भी कोई अंतर नहीं आया। बाद में कारगिल हुआ, वो सब हम जानते ही हैं। सब जो कुछ हुआ उसमें भारत ने विजय भी प्राप्त की, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने भी उनको खदेड़ दिया, इसलिए उसको शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। और मेरा तो ये भी मानना है कि दीपक जी, वो जो कारगिल लड़ा गया, उस समय एक वोट से हारी हुई सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और आमतौर पर केयर टेकर सरकार फैसले नहीं ले सकती। लेकिन उस समय सरकार ने सारे फैसले लिए। अटल जी के नेतृत्व को देश ने, विपक्ष ने माना, और कारगिल में सेनाओं ने, सशस्त्र सेनाओं ने उनकी बात को माना और लड़ाई जीते। और उसी के चलते फिर जो 99 में चुनाव होता है तो फिर स्पष्ट बहुमत से आती है सरकार और पूरा समेत निकालती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक वोट की सरकार पे। ये चाय पार्टी क्या थी जिसके बारे में आपने लिखा है, और ये चाय पार्टी ने प्याली के अंदर क्या तूफान किया? सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी की बात कर रहा हूँ। दीपक जी, मैंने इस संस्मरण को उस समय के जो अखबारों में छपा था तमिलनाडु में,
उसके हवाले से किया। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मेरे पास प्रत्यक्ष उसका प्रमाण है, लेकिन किसी ने उस समय भी इसको झुटलाया नहीं था और बाद में भी कभी झुटलाया नहीं कि वहाँ पर ये एक मीटिंग हुई थी, सुब्रमण्यम स्वामी के इनिशिएटिव पर हुई थी और उसमें जयललिता भी थी और उस समय की रिपोर्ट में तो ये भी था कि शायद सोनिया गांधी भी वहाँ गई सोनिया गांधी थी वहाँ पे। हाँ, थी, और मैंने कवर की थी। हाँ, वो अशोका होटल में हुई थी। और उसमें फिर ये था कि कैसे मायावती को इसमें साथ लिया जाए। तो मैंने उस प्रकरण में लिखा है कि जो जयललिता की एक साथी शशिकला है, उनके जो पति थे वो कांशीराम के साथ किसी तरह से जुड़े हुए थे, शायद वो किसी प्रशासनिक सेवा में थे, तो उनको लाभ लेते हुए मायावती को तोड़ा गया था। इसलिए मायावती ने आखिरी मिनट पर संसद में ये कहा था कि हम विश्वास पद में सरकार का साथ नहीं दे रहे, लाल बटन दबाइए, लाल बटन दबाइए, जोर जोर से तो चिल्ला ये रही जो थी कुछ भी हुआ, जहाँ भी हुआ, आपको तो ज़्यादा मालूम है, तो इसलिए वो प्रसंग मैंने वहाँ उस समय के समाचार पत्रों के हवाले से लिखा है। तो इसलिए मैं उसके बारे में व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने जो लिखा है उसका खंडन भी किसी ने नहीं किया। आपने जो लिखा है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, वो बिल्कुल तार्किक है। लेकिन मैं आगे आना चाहता हूँ। जब एक वोट से सरकार गिरी, आप तो अटल जी के साथ थे, उनके इतने नज़दीकी सहयोगी थे, 24 घंटे में से कम 18 घंटे तो आपका इंटरेक्शन होता था या आप उनके आसपास रहते थे। क्या आया था उनके मन में जब एक वोट से सरकार गिरी? आपने इसके बारे में कुछ खुलासा किया है? देखिए, जो उस समय हुआ उसका खुलासा किया है कि वो एक वोट में, एक तो जो गिरधर गोमांग थे वो कांग्रेस के उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन के जा चुके थे, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई सांसद, लोकसभा का सदस्य मुख्यमंत्री बन के जाता है तो 6 महीने तक वो उसको त्यागपत्र देने का समय दिया जाता है। तो ये वही समय था। तो गिरधर गोमांग जी दिल्ली आकर लोकसभा में बैठते हैं और मतदान में हिस्सा लेते हैं और विश्वास मत के विरोध में वोट डालते हैं। एक तो वोट वो हो गया। दूसरा था कि सैफुद्दीन सोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता होते हुए भी उन्होंने विप के खिलाफ जाकर वोट दिया। तो ये 2 वोट, हालांकि मायावती के वोट को भी मानकर चला जा रहा था। जब जैसे आपने कहा आखिर मिनट पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि लाल बटन दबाओ, तो ये जो उस समय ड्रामा हुआ, उसके तुरंत बाद अटल जी अपने कमरे में आए थे संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में, लेकिन विचलित नहीं हुए थे वो। उनको दुख तो ज़रूर था, क्योंकि ऐसा लगता था कि विश्वास मत हम जीत जाएंगे। लेकिन ये 2 जो बातें हुई, एक तो सबसे पहले मायावती वाला हुआ और 2 ये वोट का भी हुआ। तो अब ये मैंने जैसे कहा कि कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, उनमें से एक ये भी थी, उसमें से भी उभर कर निकले। अब वरना आप सोचिए कि एक वोट से हारी हुई सरकार हो और विपक्ष के पास पूरा बलदल हो और वो सरकार ना बन सके, उसके बाद आप केयर टेकर चलते जाइए, इस बीच में कारगिल हो जाए, आप उससे भी निपटिए और जनता उसके बाद आपका समर्थन करे, आपको और ज़्यादा बहुमत से जितवाए। तो शायद विधि का यही विधान था। विधि का विधान तो था, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जब एक वोट वाली सरकार गिरी, उसके बाद ऑल्टरनेट सरकार बनाने की क्या क्या कोशिशें हुई, इसके बारे में आपने ज़रूर लिखा है। मैंने लिखा है और उसमें मुझे लगता है मैंने थोड़ा रिस्की काम भी किया है, क्योंकि जितने भी उस समय के सारे पात्र थे वो आज भी हैं। वो चाहें तो उसका खंडन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च के बेसिस पर जो लिखा है वो ये है कि उस समय हरकृष्ण सिंह सुरजीत जो सीपीएम के बड़े नेता थे, जिनको उस समय राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, वो पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे, जिसको सोनिया गांधी नहीं समझ पाई। एक तरफ तो वाजपेयी सरकार गिरानी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, फिर आपके समर्थन में हम लोग जुटा लाएंगे और आपकी सरकार बनेगी, ये तक भी ठीक था। उन्होंने सोनिया गांधी को भेज भी दिया राष्ट्रपति के पास, और वो वहाँ वो जो उन्होंने बात आकर मीडिया को 272 और विद अस एंड मोर आर कमिंग। लेकिन पर्दे के पीछे सुरजीत क्या खेल खेल रहे थे ये उनको नहीं मालूम था। उधर दूसरी तरफ वो मुलायम सिंह यादव को ये कह रहे थे कि आप विदेशी मूल के नाम पर कहिए सोनिया गांधी मुझे मंजूर नहीं है, और वो चले गए, राष्ट्रपति को भी बोला है। शायद उनके साथ उस समय आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग भी गए। बिल्कुल। ये भी सोनिया गांधी की समझ में आ सकता है, लेकिन ये सब करवाया जा रहा है
पहले मुझे तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार अगर गिराती है तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, आप ही प्रधानमंत्री बनेंगी। दूसरी तरफ आप उनको कह रहे हो कि इनको बनने मत दो। तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला है कि हरकिशन सिंह सुरजीत चाहते ही नहीं थे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। उनके गेम प्लान में ज्योति बासु को प्रधानमंत्री बनाना था। और ज्योति बासु, ये जो बात मैंने आगे लिखी है कि ज्योति बासु के बाद भी उनके पास प्लान बी था, क्योंकि कभी कभी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की सेंट्रल कमेटी जो है वो मना कर देती है, किया भी था उन्होंने कि हम ज्योति बासु को नहीं भी बनने देंगे। तो उनके प्लान बी में अल्टीमेट उनके जो क्या बोलेंगे उसको ट्रम्प कार्ड थे, वो थे उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। और के.आर. नारायणन ने ये पहले भी और बाद में भी ये भी कहा था कि मैं एक ही शर्त पर, राष्ट्रपति वाली बात छोड़ दें, वो प्रधानमंत्री भी बनने के लिए तैयार हो गए थे। और ये सब गेम प्लान का हिस्सा था। अब सोनिया गांधी को ये बात कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, ये बात बहुत बाद में समझ आई, जब ये सब चीज़ें खुल गई। तो क्या पहले से व्यवस्था नहीं थी कि विदेशी मूल के प्रधानमंत्री, आपने कैसे भड़का दिया मुलायम सिंह यादव का? और इसका खुलासा मैंने पुस्तक में इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक से भी लिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, साफ लिखा है कि मैंने सोनिया गांधी को आगाह किया था कि सोनिया जी इन लोगों के झांसे में मत आइए, ये आपके सगे नहीं हैं। लेकिन उस समय जो माहौल था उसमें सोनिया गांधी जी चली गई राष्ट्रपति को मिलने। तो गुजराल ने भी इस बात को कहा है कि इस सब के पीछे जो षड्यंत्र था वो सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने का था। तो जब सोनिया जी की ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब तो मैं किसी और वैकल्पिक सरकार को बनने ही नहीं दूंगी, और ख़ासतौर से जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है वो नहीं बनेगी। उसके चलते ही वैकल्पिक सरकार नहीं बन पाई, केयरटेकर सरकार चली, और बाद में कारगिल जीत के बाद अटल जी फिर से प्रधानमंत्री बने। करगिल, आप कैसे याद किया है आपने करगिल को इस पुस्तक के अंदर? क्योंकि करगिल जो है भारत के पीठ पर भोंका गया पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा छोरा था। बिल्कुल था। मैंने तो इसलिए पहले भी कहा कि एक आप विश्वास लेकर जब पड़ोसी देश के यहाँ जाते हैं और खुद जाते हैं बस में बैठकर, और पीछे से ये सब साजिश हो रही है जिसकी शायद वो तो कहते थे नवाज शरीफ की मुझे भनक नहीं थी, लेकिन मान भी लिया जाए। तो अब जब ये हो गया तो सहजता से अपने सारे सशस्त्र सेनाओं को आपने छूट दी, लेकिन ये भी साथ में कहा कि हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हमारी एयरफोर्स भी एयर स्ट्राइक जो है अपने एयर स्पेस से ही करेगी, क्योंकि हम यानी भारत और अटल जी नहीं चाहते थे कि कोई मौका मिल जाए इसको फुल फ्लैज वार में बदलने का, और जिससे जो विश्व जनमत है, पब्लिक ओपिनियन है, वो हमारे खिलाफ ना चला जाए। इसलिए हमने संयम से भी काम लिया, और साथ में हमने सशस्त्र सेनाओं को तो छूट दी, साथ में डिप्लोमेसी ने बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया, जिसके चलते मैंने लिखा भी है कि मुशर्रफ मदद के लिए चीन गए थे, चीन ने मना किया था, और चीन ने ये कहा था कि आप गलत हैं, आपने ठीक काम नहीं किया है, इसलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। और फिर जब बिल क्लिंटन बुलाते हैं दोनों को, तो अटल जी ने कहा हम किस लिए आए, जो एग्रेसर है। तो नवाज शरीफ गए थे और वहाँ पर उनको कहा गया कि आपको हटना है, और वो हटे। तो हमने कूटनीतिक भी जीत हासिल की और लड़ाई भी हासिल की, सैन्य जीत भी हासिल की। तो यही ऐसे नहीं है भारत की जनता कि इसी जीत के बाद ही विश्वास और बड़ा और ज़्यादा सीटें आई भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद जो सबसे बड़ा 1999 के बाद मुझे जो याद आता है सबसे बड़ा कांड, वो कंधार हाईजैकिंग का हुआ। कंधार हाईजैकिंग में मसूद अजहर को छोड़ा जाए, जरगर को छोड़ा जाए और उमर शेख को छोड़ा जाए, इस फैसले के पीछे कौन था? क्या आपने इसके बारे में लिखा है? देखिए, मैंने जो लिखा है उतना लिखा है जितनी मुझे जानकारी थी, क्योंकि ये सारे जितने भी ये सरकार के इतने बड़े गोपनीय फैसले होते हैं, इसमें जो मीडिया देखने वाले को तो नहीं बिठाया जाता, क्योंकि मुझे ये महसूस भी होता था कि जब मैं अधिकारियों के साथ बैठता था तो चुप हो जाते थे, ये मीडिया वाला आ गया है,
और मीडिया वाले कहते थे तुम तो सरकारी हो गए, तो मेरे लिए बड़ी दुविधा की स्थिति होती थी। तो ज़बरदस्ती अपनी नाक घुसेड़ना मेरी आदत नहीं थी, तो मैं अपना काम से काम रखता था। लेकिन जो बात मैंने लिखी है, जो प्रसंग मैंने लिखा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो मीडिया से भी संबंधित है। जब ये फैसला हो गया था तो मुझे एयरपोर्ट पे बहुत मीडिया का जमावड़ा था, तो वहाँ से फ़ोन आया कि जसवंत सिंह जी अपने साथ प्रेस पार्टी ले जा रहे हैं। 2 लोगों को ले जा रहे थे। नहीं, मैं मौजूद था वहाँ पर। जो भी था, लेकिन जब अच्छा क्या था, जो लोग नहीं जा पा रहे थे तो उन्होंने शोर भी मचाना था। तो वो शोर मचाने का एक तरीका था कि पीएमओ को बताओ। तो मुझे बताया गया, मीडिया के लोगों ने बताया रहे ये तो प्रेस पार्टी जा रही है। तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा कि ऐसे मामले में प्रेस पार्टी कैसे जाएगी। तो मैंने लिखा है, नवतेज सरना उस समय स्पोक्स पर्सन थे, तो मैंने नवतेज को कहा भी ये क्या हो रहा है। तो अब जैसे वो स्वाभाविक भी था, उन्होंने कहा नो कमेंट। तो मुझे लगा कि अब ये क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने ये भी लिखा है कि जसवंत सिंह जी उस समय मोबाइल नहीं रखते थे, तो उन तक मैसेज कैसे कन्वे किया जाए। और मुझे ये भी मालूम था कि मेरी बात से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने नवतेज को इतना कहा कि देखो, मैं कोशिश करूँगा, आपके फ़ोन पर जब फ़ोन आए तो आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने फ़ोन जसवंत सिंह जी को पकड़ा देना है। अब मैंने पता किया तो अटल जी दोपहर के खाने के बाद विश्राम करने चले गए थे। तो फिर मैंने कि दत्तक पुत्री नमिता को कहा कि मैंने कहा कि गनू ऐसा हो रहा है। तो वो उनका तो मुँह ही खुला रह गया, जसवंत सिंह जी प्रेस पार्टी लेकर जा रहे। मैंने कहा ये इस समय सोचने का टाइम नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। और उठाइए, अटल जी को उठाइए। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री को उनके दोपहर के विश्राम के समय उठाना, केवल वही उठा सकती थी। उनको उठाया, बताया तो वो भी हैरान हो गए। तब हो रहा था, मैंने कहा कि फ़ोन लगाया, नवतेज ने जसवंत सिंह जी के हाथ में फ़ोन दिया। दोनों में क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम, प्रेस पार्टी रद्द हो गई। अब उसके बाद फिर से मुझे फ़ोन आने लगे। एक बहुत तेज तर्रार पत्रकार महिला, वो बोले मैं तो उतरूंगी नहीं। अब आप सोचिए, आप तो वहाँ कह रहे प्रत्यक्षदर्शी थे। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है तो मैंने नवतेज को कहा कि इससे पहले कि वो सब लोग आ जाएं, इसको उतारो, और अगर ये नहीं मान रही है तो कोई महिला सुरक्षाकर्मी हो तो इससे उसको पकड़कर हवाई जहाज़ से नीचे उतारिए। तो ये प्रकरण मैंने लिखा है, नाम जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि ठीक भी नहीं लगता। मैं बता देता हूँ सर। नहीं प्लीज़ इंटरव्यू में मत बताइए। उसका एक कारण है, हालांकि वो मैं कह सकता हूँ कि आपने कारगिल की बात की। जिस दिन हम लोग कारगिल में थे, प्रधानमंत्री, हम लोग तो बहुत हैरान थे कि कारगिल लड़ाई के बीच में प्रधानमंत्री कारगिल जा रहे हैं। हम लोग सब गए थे, तो वो इसलिए सुरक्षित था, आर्मी चीफ भी थे, कि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हो रही थी वो तुरंत आपकी कारगिल और ले ये श्रीनगर रोड पर नहीं गिरती थी, तो सुरक्षित थे। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो शेलिंग हमारे एक बंकर पर हुई, उसमें हमारे बहुत जवान मारे गए, सैनिक मारे गए। वो इसलिए हुई कि एक पत्रकार किसी तरह से वहाँ पहुंचकर, उन दिनों में मोबाइल नहीं होते थे, सैट फ़ोन होता था, अपने सैट फ़ोन से उन्होंने पीस-टू कैमरा किया था और उसके थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली वहीं पर शेलिंग हुई। वो तो वहाँ से अपना पत्रकार महोदया तो चली गई, लेकिन उसका नुकसान हुआ और उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, वो कैसे हुआ, ये हुआ। तो ये खामियाजा भी हुआ उनके कारण। और थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ें तो जब मुंबई पर आतंकवादी हमला होता है तो उस समय की जो कवरेज हुई, जिसके बारे में बहुत बदनामी भी हुई मीडिया की, तो उस समय जो एडमिरल भागवत थे, नेवल चीफ, वो इतने गुस्से में थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कारगिल वाला वाकया बोल दिया। आप कह रहे थे नाम लें, उन्होंने नाम लेकर बोला। और जिस चैनल
में उनको काम करते थे, उस चैनल ने एडमिरल भागवत पर डेफेमेशन का केस कर दिया कि आपने हमारे चैनल और हमारे चैनल के पत्रकार को ऐसे कैसे बदनाम किया। तो इसलिए नाम ना ही लिया जाए तो अच्छा है, ये तो कल को अब नहीं होगा ऐसा। नहीं, फिर भी मेरा कहना है, मैंने इसलिए पुस्तक में भी नहीं लिखा। लेकिन ये 3 बातें जो हैं, सोचा जाए पत्रकारिता में आप इतने लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं सीमा होनी चाहिए, सीमा रेखा होनी चाहिए कि आप देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर अगर पत्रकारिता करेंगे जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, तो वो उसको कोई हम बहुत अच्छी पत्रकारिता नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने करगिल की बात की, अब कंधार हाईजैकिंग का आपने इतना बड़ा किस्सा सुनाया। कंधार के बाद हम सीधे आते हैं पार्लियामेंट अटैक पर। पार्लियामेंट अटैक में जो कुछ हुआ उस दिन आपने कई सारे उसके संस्मरण भी लिखे हैं। मैंने पुस्तक की पूरी तो नहीं पढ़ पाया, एक्सपर्ट्स पढ़े हैं, उसमें आपने लिखा है कि सोनिया गांधी का अटल जी को फ़ोन गया था। क्या वो वार्तालाप था, क्या वो किस्सा था, और प्रधानमंत्री जी उस वक्त कहाँ थे और कैसे उन्होंने उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था? उस समय हम सब लोग प्रधानमंत्री निवास पर थे, टेलीविज़न पर जो हमारे सुरक्षा कर्मी जो कुछ भी उससे जूझ रहे थे वो सब दिख रहा था, आपको भी पता ही है। उसमें अचानक फ़ोन आया कि सोनिया जी बात करेंगी। तो सोनिया जी ने कहा कि, अंग्रेज़ी में बात करती थी सोनिया जी, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, आई एम वरीड अबाउट यू, वेयर आर यू, आई होप यू आर ऑल राइट, यू आर सेफ। बहुत अच्छा एक जेस्चर था। तो अटल जी ने कहा मैं तो सुरक्षित हूँ घर पर, मुझे चिंता है आप कहीं संसद में तो फंसी हुई नहीं, आप भी ध्यान रखिए अपना। तो ये अपने आप में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री एक दूसरे के लिए चिंतित रहते हैं, ये भारत के संसदीय लोकतंत्र में ही होता है, और ये हुआ, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। बात बहुत छोटी है। अब ऐसा होता है? मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी, मैं अपनी पुस्तक की बात करूंगा, इसलिए उसके बारे में। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छा संस्मरण था, जिसको मैंने इसलिए पुस्तक में लिखा। सोनिया गांधी जी और अटल जी कैसे संबंध थे दोनों के आपस में? आपने इतने नज़दीकी से उनके कार्यकाल को देखा है। संसद में तो बड़ी तीखी तकरार होती थी दोनों के बीच में। एक उनका भाषण जिसमें उन्होंने सोनिया जी को खामोश कर दिया था, वो यूट्यूब पे आज भी वायरल है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल अच्छे थे, ठीक थे, साधारण थे, जैसे होने भी चाहिए। संसद के अंदर तो संबंधों के बारे में तो देखिए, नेता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक होती है। मैंने इसके बारे में भी एक संस्मरण लिखा है नेहरू जी के समय का, कि एक बार नेहरू जी और आचार्य कृपलानी में नोकझोंक हुई थी, और इतनी बहस हुई थी कि बहुत गर्मा गर्मी हुई। लेकिन बहस के तुरंत बाद नेहरू जी कृपलानी के पास जाते हैं और बोलते हैं, दादा माफ़ करना, मैंने आज कुछ आपके बारे में ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन दादा आपने भी मुझे प्रोवोक कर दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आप सोचिए, उस ज़माने में भी ये संबंध थे। कृपलानी बहुत बड़े धुआंधार एक सांसद थे, और नेहरू जी और उनकी बनती भी नहीं थी वैचारिक, इसलिए वो कांग्रेस छोड़े। लेकिन उसके बाद एक दूसरे के बारे में ये सोच, तो मुझे लगता है कि संसद में इसका एक और मैंने संस्मरण में लिखा है, वो अटल जी का ही है, कि जब नेहरू सरकार ने शेख अब्दुल्ला को रिहा किया था, आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, तो शुरू में है, तो जिन शब्दों में अटल जी ने नेहरू सरकार की आलोचना की, वो संसद के रिकॉर्ड में आपको मिल सकता है, मैंने भी कोशिश की है। उस तरह की तीखी आलोचना, और आप जानते हैं कि अटल जी तो शब्दों के जादूगर ही थे। उसके थोड़े ही समय बाद नेहरू जी का जब देहांत होता है, ये दोनों समय अटल जी राज्यसभा में थे, नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की, वो दोनों को देखने के बाद लगेगा कि संसद में वैचारिक मतभेद और बहस अपनी तरफ है, व्यक्तिगत संबंधों के बात आती है, किसी को जो श्रद्धांजलि देनी है नेहरू जी जैसे शख्सियत को, तो किन शब्दों का उन्होंने चयन किया। और रामचंद्र गुहा ने उस हिंदी को अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट किया है ताकि दुनिया देखे, और उसको आज भी बहुत लोग पढ़ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है दीपक जी, बड़े से बड़ा लेखक पत्रकार भी अगर किसी नेता के बिहाफ पर श्रद्धांजलि का टेक्स्ट बनाता है तो लाख डिक्शनरी ले ले, उस तरह का श्रद्धांजलि का संदेश कोई नहीं बना सकता
जो अटल जी ने एक्सटेम्पोर हाउस के अंदर दिया नेहरू जी को श्रद्धांजलि देते हुए। तो आप यहाँ भी देखेंगे जहाँ पर आलोचना करनी है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, उनका भाषण चलता है यूट्यूब पर, कमर के नीचे कभी वार नहीं करना, ये उनका सिद्धांत था। कमर के नीचे कभी वार न करना, कितनी बड़ी बात है जो एक लाइन के अंदर कह दी गई है। आगे मैं चलूं, हमने संसद पर हमले की बात कर ली, लेकिन संसद पर हमले के बाद एकाएक आगरा समिट होना, मेरे ख्याल से आगरा समिट उससे पहले हो चुका था, करगिल के बाद एकाएक आगरा समिट होना, इसको कैसे, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन था कि करगिल होता है, करगिल में हम जीतते हैं और उसके बाद एकाएक हम परवेज मुशर्रफ जो हमारे बिल्कुल खिलाफ थे, जो इस पूरी करगिल की साजिश का कारण थे, उनको बातचीत के लिए बुला लिया। देखिए, इस पर भी विवाद हुआ था बहुत, लेकिन सवाल ये था कि आप दो देशों के अंदर बातचीत करते हैं, संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर उस समय कौन प्रधानमंत्री है, कौन उधर प्रधानमंत्री है, ये उस समय के साथ चलता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एक और प्रयास किया जाए पाकिस्तान के साथ कुछ संबंध बताने, जैसे मैंने आपको कहा कि अटल जी को लगता था कि अगर वो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ एक नीति निर्धारण भारत के संविधान के दायरे में रहकर कुछ हल निकाल सकते हैं तो प्रयास करते रहना चाहिए। तो उसी प्रयास की कड़ी में फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है, कौन उस समय उधर प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, इसको न ध्यान में रखते हुए अटल जी ने फैसला किया था कि एक बार और प्रयास किया जाए, और वो आगरा समिट हुई थी। लेकिन वो क्यों फेल हुई, इसके बारे में मैंने लिखा है कि मुशर्रफ ये चाहते थे कि उनको भी एक मसौदा दिया जाए। उन्होंने साफ कहा था उनको कि जब आप लाहौर गए थे तो आपने नवाज़ शरीफ को एक लाहौर डिक्लेरेशन दिया, अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझको एक आगरा डिक्लेरेशन चाहिए। तो उस पर हमारे जितने भी राजनेता थे, ये थे हमारे डिप्लोमेट्स थे, वो ड्राफ्ट वगैरह बना रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से एक बात आ रही थी कि इसमें आतंकवाद से लड़ाई के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे डिप्लोमेट्स कह रहे थे कि भाई आप एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन की बात करते हो, उसमें तो नवाज शरीफ ने माना था कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से आप परहेज क्यों कर रहे हैं, ये तो आएगा ही आएगा उसमें। और लाहौर डिक्लेरेशन में भी था, बोले नहीं, मैं अगर ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मान कर गया तो फिर तो मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे क्या मुंह दिखाऊंगा, ये शब्द थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर इसीलिए कोई मसौदा स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए वो तो लाहौर डिक्लेरेशन उनको मंजूर नहीं था, लेकिन मुझे भी एक दस्तावेज चाहिए ताकि मैं भी जाकर दिखाऊं कि मुझे भी कुछ मैं लेकर आया हूं आगरा से और मैं उसको जीत के तौर पर पेश करूंगा। तो वो तो भारत की नीति थी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का अगर जिक्र नहीं होगा तो फिर कौन सा आगरा डिक्लेरेशन बन सकता था, इस वजह से वो फेल हुई। एक शब्द था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परवेज मुशर्रफ की, उसने कितना इम्पैक्ट डाला था, आपने क्या उसका उल्लेख किया है? नहीं, मैंने नहीं किया और मुझे ध्यान भी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि हमारी ओर से ये प्रयास था कि अगर आगरा डिक्लेरेशन बनता है तो उसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ये उसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए। अब आगे चलते हैं सर। संसद पर हमला हो गया, इसके बाद पाकिस्तान से पीस टॉक्स हो गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैसे दुनिया के अंदर 9/11 हुआ और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध पूरी दुनिया में चलने लगा, और अमेरिका को लगा कि हाँ भाई आतंकवाद उसको भी छू सकता है। उसके बाद देश के और दुनिया के संबंध किस तरह से परिवर्तित हुए, उसको भारत की सरकार ने कैसे डील किया, आपने क्या लिखा है उसके देखिए, बारे में? 2004 में तो सरकार चली गई थी, तो इसलिए उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में नहीं, मैं 2000 की इमीडिएट बात कर रहा हूँ, 2001 की नहीं, वो इमीडिएट तो बात, मैंने जैसे पहले अफगान वॉर और नहीं, हमने जैसे पहले भी बात की, तो ये फिर तो अपने हमारी कूटनीति ठीक चली अपने रास्ते पर अटल जी के समय पर, और उससे ज़्यादा फिर मैंने कोई पुस्तक में कुछ और वर्णन नहीं है इसमें। मैं आपसे जानना चाहूँगा 2004 क्या अटल जी इस फेवर में थे कि चुनाव प्रीपोन करा लिए जाए? इसके बारे में मैंने लिखा है कि दिसंबर 2003 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीत गई। पार्टी में बड़ा उत्साह था और लगता था कि अब हम जीत सकते हैं। तो उसके तुरंत बाद हैदराबाद में कार्यकारिणी हुई थी।
उस कार्यकारिणी में सब लोगों को लगता था कि जल्दी चुनाव करवा लिए जाएं और जल्दी चुनाव का फैसला भी हुआ। हमने रास्ते में वापसी में अटल जी से पूछा था कि अटल जी आप क्यों मान गए, मई में बड़ी गर्मी होती है और उस समय जैसे हम जानते ही हैं कि अटल जी 80 से थोड़े से महीने ही कम थे आयु में। तो अटल जी ने और ये भी कहा कि आप फिर चुप क्यों रहे। तो ये एक उदाहरण है कि निर्णय प्रक्रिया में आप सबको साथ लेकर कैसे चलते हैं और बहुमत का सम्मान कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, मैं अगर कहता तो सब लोग मेरी बात मान लेते और चुनाव समय पर होते, लेकिन अगर हम हार जाते तो सब लोग ये कहते कि वाजपेयी ने 6 महीने के अपने प्रधानमंत्री काल को बचाने के लिए जीती हुई बाजी हरवा दी। लेकिन दीपक जी 2004 में चुनाव जल्दी भी होते हैं और फिर भी एनडीए हारती है, तो उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा गया? अटल जी के सिर पर तो नहीं फोड़ा गया। तो ये जो एक सोच थी कि पार्टी में बहुमत का ये निर्णय है और उसका मुझे स्वागत करके साथ देना है और मुझे अपनी बात नहीं मनमानी, ये एक उदाहरण इसलिए मैंने ये संस्मरण पुस्तक में लिखा है। तो अटल जी चाहते थे चुनाव हो जाए वक्त से पहले? देखिए, अटल जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव जल्दी चाहता हूँ, लेकिन हम लोग ये समझते थे कि मौसम का ध्यान रखते हुए, आपको पता है तब उससे पहले चुनाव अक्टूबर में होता था, तो गर्मी का मौसम कोई चुनाव के लिए अच्छा मौसम नहीं माना जाता। अभी देश को झेलना पड़ रहा है, हर बार चुनाव मई में ही होता है। तो बिना ये कहे कि वो जल्दी चुनाव के पक्ष में नहीं थे, उनका मौन रहने का मतलब भी यही था। जैसे उन्होंने कहा कि अगर मैं कहता तो सब मेरी बात मानते, इसका अर्थ ये था कि वो व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं चाहते थे कि गर्मी में चुनाव हो, लेकिन अगर हुआ तो उन्होंने स्वीकार किया और 2004 में कैंपेन भी किया, सब कुछ किया। चलते चलते अटल जी और आपसे जुड़ा हुआ कोई अंतरंग पहलू जिसका जिक्र आपने इसके अंदर किया हो? नहीं, ऐसा कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई अंतरंग पहलू नहीं है, लेकिन साथ रहते रहते उनके साथ काम करते करते ये ज़रूर महसूस होता था कि हम इतने बड़ी शख्सियत के साथ उनके टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हमें ये एहसास ही नहीं होने देते कि वो एक इतने बड़े नेता हैं और हम एक साधारण, आप सोचिए मेरे जैसा एक व्यक्ति जो स्कूल कॉलेज के समय में उनके सभाएं सुनने के लिए कई कई किलोमीटर साइकिल पर जाते थे, उनके साथ काम कर रहे हैं और वो इतनी सहजता के साथ हमें अपनी टीम में शामिल किए हुए हैं। तो बड़े लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने सादे होते हैं, ये अटल जी के व्यक्तित्व से सीखने को मिला और इसलिए हम लोग बिना डरे उनसे बात भी कर लेते थे। ऐसे कई ऐसी बातें हम पूछ लेते थे अटल जी से। तो कभी नाराज नहीं होते थे? नहीं, नाराज तो नहीं होते थे, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात का जवाब तो चुप हो जाते। आप तो जानते हैं अटल जी का जो स्वभाव था वो बहुत कम बोलते थे और चुप रहना भी उनकी एक बहुत बड़ी, एक तरह से मैं समझता हूँ, खासियत थी। और कम शब्दों में वो जवाब भी देते थे और इशारों से समझना पड़ता था। शक्ति सिन्हा ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनके इशारे समझना कभी कभी इतना मुश्किल होता था कि वो तो इशारों में बात कह गए, लेकिन उनके इशारों समझने की फिर आदत डालनी पड़ती थी, क्योंकि वो तो इशारों में बात करते थे। लेकिन ये था कि जीवन के लिए मैं समझता हूँ हमारे जीवन ये इतना बड़ा एक अवसर मिला, बहुत सौभाग्य की बात है और इसलिए हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। वरना कहाँ ऐसे महापुरुषों के साथ काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन मिला, बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अटल जी पर जितनी भी बातचीत की जाए, जब भी बात की जाए, देश उसको सुनता है, देखता है, पढ़ता है और मानता है कि सचमुच में एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व इस देश की राजनीति में हुआ जिसका आज भी लोगों को लगता है कि अगर अनुकरण किया जाएगा तो देश की राजनीति कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बातें की और लंबा एक पॉडकास्ट हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया, हमने आपका बहुत वक्त लिया, आपसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अशोक टंडन जी, जिन्होंने अपनी एक एक संस्मरण जो अटल जी के साथ उनका हुआ उसको हमारे साथ बांटा। इसी तरह से आप हमारे लाइव पॉडकास्ट देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।